बुलेटिन का आगाज करेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागटे की ओर से अजमेर में गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पेश की गई। अजमेर दरगाह पहुंचने पर राज्यपाल की ओर से जियारत कर चादर चढ़ाई गई। राज्यपाल के परिसहाय प्रवीण नायक और उप सचिव मुकेश कलाल ने चादर पेश की। सालाना उर्स के अवसर पर राज्यपाल बागटे का संदेश भी पढ़कर सुनाया गया। अपने संदेश में बागटे ने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के अमन और मोहब्बत के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ख्वाजा साहब का उर्स विविधता में एकता की भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। उन्होंने भारत को संत महात्माओं और पैगंबरों के जीवन मूल्यों से जुड़ी संस्कृति को बताते हुए कहा कि उनके सद्भाव के विचारों के लिए सभी को मिलकर कार्य करने पर जोर दिया। मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा 2024 में बार बार हो रही देरी से आक्रोशित यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट यानी कि यूडीएफ के बैनर में सैकड़ों डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन का घेराव किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्य मित्तल के मार्गदर्शन में राजस्थान राज्य अध्यक्ष डॉक्टर भरत पारीक और राज्य महासचिव डॉक्टर विकास मिल्की के नेतृत्व में डॉक्टरों का ये बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। डॉक्टरों का ये घेराव स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य निदेशक और अन्य अधिकारियों के साथ वार्ता तक चला। डॉक्टरों ने मांग की है कि परीक्षा की नई तिथि तत्काल घोषित की जाए और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। डॉक्टरों का कहना है कि परीक्षा का तिथि पहले 17 नवंबर 2024 निर्धारित थी, लेकिन इसे बार बार स्थगित कर दिया गया, जिससे अभ्यर्थियों में भारी असंतोष है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान डॉक्टरों ने स्वास्थ्य भवन परिसर में जोरदार नारेबाजी की और अधिकारियों को जल्द समाधान करने का अल्टीमेटम दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और जयपुर के मुरलीपुरा स्कीम सर्किल पर पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और अपना संस्थान जयपुर प्रांत की ओर से समाज में एकत्र 40,000 थाली, 40,000 गिलास और 40 थैली से भरे ट्रक को रवाना किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजस्थान क्षेत्र के क्षेत्रीय संघचालक डॉक्टर रमेश अग्रवाल ने कहा कि प्रयागराज का कुंभ हरित कुंभ होने जा रहा है। समाज के सहयोग से ये ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि जो भी लोग कुंभ में जाना चाहते हैं वे कृपया अपने साथ एक थाली, गिलास और थैला अवश्य लेकर जाएं। भोजन के दौरान इन्हीं का उपयोग करें। डिस्पोजल थाली और गिलास का उपयोग नहीं करें। ऐसा कर हम करोड़ों टन कचरा एकत्र होने से बचा सकेंगे। पूरे विश्व को हम इस छोटे से कार्य से एक अच्छा संदेश दे सकेंगे। वहीं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि और अपना कर संस्थान जयपुर के प्रांत संयोजक अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि कुंभ में जयपुर से 30,000 और पूरे राजस्थान से 1 लाख से अधिक थालियां और थैले भेजे जा चुके हैं। 16वीं राजस्थान विधानसभा का तृतीय सत्र शुक्रवार 31 जनवरी से होगा, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों की जानकारी ली। देवनानी ने सत्र से संबंधित आवश्यक निर्देश विधानसभा के अधिकारियों को दिए। देवनानी ने बताया कि 31 जनवरी को प्रातः 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागटे अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। विधानसभा पहुंचने पर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, सदन के नेता पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा के प्रमुख सचिव भारत भूषण शर्मा राज्यपाल बागटे का स्वागत करेंगे। राज्यपाल को विधानसभा में आरएससी बटालियन द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राज्यपाल को प्रोसेशन के साथ सदन में ले जाया जाएगा। राजस्थान विधानसभा का सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्ताधारी बीजेपी को सदन में घेरने के लिए कांग्रेस भी तैयारी में जुटी हुई है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इन दिनों विधानसभा सत्र की तैयारियों में जुटे हैं और इस सत्र में विपक्षी दल कांग्रेस बिलों को खत्म करने और अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा के सरकार के फैसले पर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले 1 साल में सरकार ने जो जन विरोधी फैसले लिए हैं, चाहे पूर्ववर्ती सरकार के समय बने 9 जिलों और 3 संभागों को खत्म करने का मामला हो या महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की समीक्षा करने का फैसला हो, आने वाले विधानसभा सत्र में प्रतिपक्ष सत्ता
पक्ष को घेरेगा और चाहे पेपर लीक का मामला हो या फिर युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने का बड़े बड़े वादे करके बीजेपी सरकार में आई है। जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए हैं उसको भूलकर सरकार जन विरोधी फैसले ले रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आने वाले सत्र में सरकार को घेरेंगे। सत्र के अंदर पिछले एक साल में इस सरकार ने जो जन विरोधी निर्णय लिए हैं, चाहे वो जिलों को खत्म करने की बात हो, संभाग को खत्म करने की बात हो, चाहे पेपर लीक के मामले हों, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाली भाजपा की सरकार जिन मुद्दों को लेकर सत्ता के अंदर आई थी, उन मुद्दों को भूलकर जन विरोधी निर्णय ले रहे हैं। इन सब बातों को लेकर आने वाले सत्र के अंदर इस सरकार को घेरने का काम हम करेंगे। राजस्थान सरकार में युवा मामले सह खेल मंत्री राज्यवर्धन राठौर ने बुधवार को यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य मंत्री राजस्थान सरकार के बिश्नोई की गरिमामय उपस्थिति में एसएस स्टेडियम जयपुर में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का शुभारंभ कर समस्त युवाओं एवं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार थीम पर आधारित युवा महोत्सव के अंतर्गत विभिन्न सामूहिक, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता का आयोजन होगा, जहां ग्रामीण स्तर तक चयनित होकर आए प्रतिभागी युवाओं को इसमें अपना हुनर दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने कहा कि चुनौतियों का सामना कर उन्हें परास्त करना है चैंपियन की पहचान है। हमारी युवा शक्ति के में लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है। युवाओं को सफलता और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए सभी अवसर प्रदान करने के लिए हम सभी प्रतिबद्ध हैं। देश की सांस्कृतिक समृद्धि का महत्वपूर्ण स्रोत है। बहुरंगी कलाएं भावी पीढ़ी अपनी संस्कृति को जिस स्वरूप को देखती है उसी के अनुरूप अपने जीवन के नए मूल्यों का निर्माण करती है। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि बच्चों को अनुभव आधारित शिक्षा के द्वारा हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता से जोड़े और एक भारत श्रेष्ठ भारत की गौरवशाली दृष्टिकोण से परिचित और प्रेरित कराएं। राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल सभागार में पीएम श्री विद्यालयों के लिए व्यय और प्रगति की समीक्षा हेतु बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें कि इस बैठक में जिलेवार पीटीपीसी, सीडीओ, पीओ और संस्था प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया। बैठक में पीएम श्री विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं सहित सिविल कार्य, सोलर पैनल लगाने और खेल सामग्री की खरीद एवं वितरण की स्थिति की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिलों को शीघ्रता से बकाया धनराशि को विद्यालयों को स्थानांतरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लर्निंग एनहांसमेंट के तहत जो है विद्यार्थियों को शिक्षक लगातार शिक्षण से लाभान्वित किया जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों को संबंधित गतिविधियों का प्राथमिकता से पूर्ण करने और नागरिकता कौशल की गतिविधियां गणतंत्र दिवस पर आयोजित करना सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। साथ ही खेल सामग्री की खरीद में गुणवत्ता सुनिश्चित करने और जनवरी में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों और हेल्थ कैंप के लिए तैयारियों सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर स्थित अपने आवास पर सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान पायलट ने कहा कि प्रदेश सरकार के कार्यकाल को 1 साल हो गया है। जो निर्णय सरकार ने लिया उनसे जनता में आक्रोश है। पिछली बार जो जिले बने प्रदेश में सरकार ने उन जिलों को निरस्त किया है, उनसे भी जनता में काफी आक्रोश है। पायलट ने कहा कि हम सरकार से सदन के अंदर जवाब मांगेंगे और इन सभी मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे और जनता के मुद्दों को हम मजबूती के साथ उठाएंगे। वहीं पायलट ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के अंदर जो गतिरोध है उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। सरकार को अब 1 साल हो गया और जो निर्णय लिए सरकार ने उससे जनता में काफी आक्रोश भी है। चाहे जो एक बार जिले जो बने प्रदेश में उन जिलों को जो निरस्त किया है उसमें काफी जनता में आक्रोश है और सरकार से हम जवाब मांगेंगे सदन के अंदर पटन के ऊपर। उसके बाद इन्होंने जिस प्रकार से समीक्षा कर रहे हैं, जो स्कूल हम खोल चुके हैं इंग्लिश मीडियम वाले, सरकार को चाहिए और स्कूल खोलना। आप स्कूल्स की संख्या को कम करना चाहते हैं और अभी पता पड़ा कि हजारों स्कूल ऐसे जहाँ कोई एनरोलमेंट ही नहीं है। तो जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो विवाद हमेशा होते रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स को जब बंद करना चाहते हैं, इसको लेकर सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और ये विधानसभा सत्र में इन सब महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे, जवाब मांगेंगे। मैं चाहूंगा कि सदन चले और सदन के अंदर अपना जवाब सरकार प्रस्तुत करे, क्योंकि जो पब्लिक की जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम उठाएंगे, मजबूती से उठाएंगे। और साल भर में सरकार ने ऐसा कुछ काम नहीं किया
सिर्फ घोषणा और भाषण दिए हैं, इवेंट ऑर्गेनाइज करे हैं, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, खासकर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, किसान की फसल खरीद को लेकर, यूरिया और बाकी सप्लाई की है, इन सब इश्यूज को हम मजबूती से उठाएंगे। लेकिन एक साल में जनता के बीच में जो विश्वास पैदा हुआ है, उसका जवाब हम सरकार से मांगेंगे सदन के अंदर। सर, जैसे कि एफआई एग्जाम को लेकर काफी विवाद की स्थिति बनी हुई है, एग्जाम कैंसिल हो नहीं हो, ये सरकार पूरी तरह कंफ्यूज्ड है। सरकार के मंत्री बोलते हैं हम कैंसिल कराएंगे, सरकार बोलती कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो सरकार के अंदर जो गतिरोध चल रहा है, उसका परिणाम जनता को भुगतना पड़ रहा है। एक स्पष्ट नीति होनी चाहिए, स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए। इतने महीने हो गए इसको लटकाते हुए, पता नहीं पड़ रहा है कि सरकार चाहती क्या है। एसआई की भर्ती की बात हो या बाकी परीक्षाओं की बात हो, अनिश्चितता और अनिर्णय की जो स्थिति है, उससे जनता में बहुत एक कंफ्यूजन पैदा होता है। और क्योंकि सरकार में इतने सारे मल्टीपल पावर सेंटर बन चुके हैं, मंत्री कुछ बोलते हैं, सरकार कुछ बोलती है और जनता पिस रही है, और इस तरह से मजाक बना हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए अपनी नीति स्पष्ट करे। और जिन्होंने जो वादे किए थे, 4 लाख रोजगार की बात की थी, अभी रोज मैं अखबार में पढ़ता हूं कि युवाओं को हम नौकरी देंगे, स्कॉलरशिप देंगे, लेकिन धरातल पर कोई भी स्कीम उतर नहीं पा रही है और कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो आप चुनाव लड़े थे जिन मुद्दों को लेकर, उन मैनिफेस्टो में जो आपने पॉइंट्स रेज किए थे उनको पूरा करें। सरकार हर मोर्चे पर फेल रही है और अभी भी मुझे लगता है कि सरकार के अंदर जो डायरेक्शन दिल्ली से आते हैं, सरकार में जो ब्यूरोक्रेसी हावी है, जो जनप्रतिनिधि, जो सत्ताधारी के जो एमएलए विधायक हैं, मंत्री हैं, वो ही अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। तो गवर्नेंस जो है बिल्कुल भगवान भरोसे चल रही है यहाँ पर। सर, दिल्ली में नया ऑफिस मिलने जा रहा है आपको, क्या नए चेहरे? और बहुत लंबे समय के बाद हम लोग अपना जो मुख्यालय है कांग्रेस पार्टी का, उसको शिफ्ट कर रहे हैं और 15 तारीख को उसका उद्घाटन खड़गे साहब, सोनिया जी, राहुल गांधी जी करेंगे। और मुझे लगता है कि एक नई शुरुआत वहां से होगी। बहुत दिनों से चर्चा थी और फाइनली वो दिन आ गया जब कांग्रेस पार्टी का नया मुख्यालय पर हम सब लोग वहां पर शिफ्ट करेंगे और वहां से पार्टी का संचालन होगा। जैसा खड़गे जी ने कहा, 2025 जो है ये संगठन को ताकत देने का साल है। बहुत ज्यादा चुनाव इस साल नहीं है, तो पूरे साल भर में संगठन को, कार्यकर्ताओं को मेहनत कर कर जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको और पुख्ता बनाने का साल है और हम पूरी ताकत के साथ इस काम में जुट जाएंगे। सर, आपके समय पंचायत समितियों में बदलाव हो चुके थे, अब नई सरकार जिलों के बाद में उनमें भी कहीं लग रही है कि मंशा देखो आप सरकार की, जो प्रधान, प्रमुख, जिला परिषद, पंचायत समिति में चुनाव होने चाहिए वो समय पर नहीं हो पा रहे हैं। शहरों में चुनाव होने चाहिए, उसको डिले कर रहे हैं, कभी परिसीमन के नाम पर, कभी जनसंख्या के नाम पर, कभी सेंसस के नाम पर, लगातार डिले कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने शुरू किया वन नेशन वन इलेक्शन, वो कब कारगर होगा हमें मालूम नहीं है, लेकिन बहुमत नहीं है सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास, सदन के अंदर, पार्लियामेंट में, कि उसको पारित कर पाए। तो हमेशा ही ये डिले करना टैक्टिक्स हैं कि भाई जनता का ध्यान डाइवर्ट रहे। आज मुद्दे हैं महंगाई के, अनएम्प्लॉयमेंट के, लॉ एंड ऑर्डर के, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। बस नए जो है जुल्म देने का उनका काम है। और ये जो परिसीमन का काम है, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ना, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं उनका कार्यकाल खत्म हो गया, वहां पे फिर अधिकारी बैठते हैं और जनता की जो आवाज है वो नहीं पहुंच पाती है। प्रियंका जी पर जिस तरीके से कमेंट किया, हम सब कह चुके हैं, बड़ा निंदनीय है। और मुझे आश्चर्य इस बात का है कि जो स्टेटमेंट प्रियंका जी के बारे में बोला गया, उसका खंडन या उससे दूरी बनाने का काम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को करना चाहिए। इससे बुरी बात क्या हो सकती है? क्या स्तर पहुंच गया राजनीति का? चुनाव से पहले आप नेताओं को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, और भाजपा का जो लीडरशिप है वो ना तो उसके लिए माफी मांग रहा है, ना उस बयान से अपने आप को दूर कर रहा है। मतलब पूरी भाजपा उस प्रकार की मानसिकता को लेकर आगे बढ़ रही है। महिलाओं का जो उन्होंने निरादर और सम्मान को ठेस पहुंचाई है, उसका जवाब जनता देगी। और बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ नगरपालिका में पार्षद के रिक्त पद के चुनाव के लिए गुरुवार को मतदान हो रहा है। दोपहर तक 50% से अधिक मतदान हो चुका है और इस दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है। बता दें कि कुशलगढ़ नगर पालिका के वार्ड नंबर 17 के लिए ये उपचुनाव हो रहा है। यहां से पूर्व में पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष बबलू निर्वाचित हुए थे। वित्तीय अनियमितता के कारण उन्हें पार्षद और पद से बर्खास्त कर दिया गया था। इस कारण ये पद खाली था। 6% तक हो गया। अच्छा सर। 430 कुल वोटर है जी, उसमें से 217 लोगों ने वोट डाल दिया। अच्छा, और क्या मतलब शांतिपूर्ण मतदान किया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है। ठीक है सर।
सरमथुरा कस्बा के रहने वाले युवा समाजसेवी रामनिवास गर्ग पिछले कई महीनों से जो है निरंतर बेसहारा बेजुबानों की सेवा में लगे हुए हैं और प्रतिदिन शाम को अपने प्रतिष्ठान पर गायों को हरी सब्जियां और चारा आदि खिलाते हुए दिखाई देते हैं। साथ ही इस सेवा कार्य को लेकर जब हमसे समाजसेवी रामनिवास गर्ग से बात की तो उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में गायों की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि गौ माता के अंदर समस्त देवी देवताओं का निवास होता है। साथ ही कहा कि अपने यश वैभव के लिए हमें कार्य न करते हुए सदैव ही बेजुबान प्राणियों की सेवा, गरीब और असहाय लोगों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यही सच्ची सेवा है। साथ ही कहा कि आजकल लोग दूध पीकर गौ माता को सड़क पर लावारिस छोड़ देते हैं, जिससे कि गौ माताएं गंदगी में मुंह मारकर अपना जो है पेट भरती हैं और पॉलीथीन आदि के खाने से प्रति वर्ष लाखों गौ माताएं काल के गाल में समा जाती हैं, जहां पर इसलिए हमें गौ सेवा के लिए अवश्य आगे आना चाहिए। खबर बीकानेर से है, जहां प्रदेश में HMPY वायरस की जो है दस्तक के साथ ही सरकार ने सभी जिलों में कलेक्टरों को एडवाइजरी जारी की है, जिसका असर संभाग के सबसे बड़े PBM अस्पताल की भी देखने को मिल रहा है, जहां पर वायरस को लेकर PBM अस्पताल प्रशासन भी सतर्क हो गया है। हालांकि जिले में इस वायरस से पीड़ित कोई भी मामला अभी फिलहाल सामने नहीं आया, फिर भी एहतियात के तौर पर प्रशासन तैयारी में जुट गया है। अस्पताल में परिसर में कोविड संक्रमण के दौरान स्थापित किए गए ऑक्सीजन प्लांट की प्रशासन ने सूत लेनी शुरू कर दी है। इसके अलावा संक्रमित मरीजों को अलग से भर्ती करने के लिए जो है MCH भवन को भी रिजर्व रखा गया है। PBM अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी ने बताया है कि यह नॉर्मल वायरस है, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई संक्रमित आया तो उसे भर्ती करने के लिए MCH में सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया गया है। 5 प्लांट सही स्थिति में है, अन्य की स्थिति सुधारने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। आवश्यकता हुई तो अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। देखिए, जैसे HMPV वायरस के बारे में आपने पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे और न्यूज़ भी आ रही है कि इसके कुछ केसेस यहाँ पर हिंदुस्तान में देखने को मिले हैं। तो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ऐसा ये कोई अनकॉमन कोई वेरिएंट नहीं है। हर साल ये पेशेंट्स आते हैं और ये कोई इतनी गंभीर बीमारी भी नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं और उसके अनुरूप जो है हमने अपनी तैयारियां जो है उनको दोबारा से हमने चेक भी करा रहे हैं। जैसे कि अभी कल हमने जो हमारे ऑक्सीजन प्लांट्स हैं उनकी हमने सारे ऑक्सीजन प्लांट्स को ट्रायल मोड पे हमने चला के देखने की कोशिश की है। उसमें कुछ प्लांट्स में कुछ छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज हैं, वो हम लोग ठीक करवा रहे हैं। तो ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, बाकी हमारे जो बेड्स हैं, अगर इन केस अगर ये पेशेंट्स अगर ज़्यादा संख्या में आते हैं तो हमने MCH विंग जो हमारी है वो हमने पूरी तरह से तैयार रखी हुई है और इसके लिए पर्टिकुलर कोई ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड अगर भविष्य में गवर्नमेंट से ऐसे कोई डायरेक्शन मिलेंगे तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट्स का। बाकी हमारे डॉक्टर्स वगैरह हैं और पूर्व में भी आप अपन सभी जानते हैं, आप सभी के सहयोग से कोविड का भी जो है सामना किया है, तो उम्मीद करते हैं वैसी कोई परिस्थितियां तो उत्पन्न नहीं होगी। और राजगढ़ पुलिस व गौरक्षकों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए राजगढ़ थाना क्षेत्र के मचाली के समीप गोवंशों से भरी एक पिकअप को पकड़ा है। गौरक्षक प्रशांत पंडित ने बताया है कि कार्रवाई करते हुए राजगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर उनसे भरे हुए 7 गोवंशों को मुक्त कराया है। पुलिस ने सभी गोवंशों को राजघाट स्थित भोरंगी गौशाला में छोड़ा है, जिनमें 6 गोवंश जीवित व 1 गोवंश मृत मिला है। मृत गोवंश का पोस्टमार्टम करवाकर रात दफना दिया गया है। गौरक्षक व पुलिस को सूचना मिली थी कि एक वाहन जिसमें गोवंश भरे हैं, इस सूचना पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए मचाड़ी के समीप रुकवाया और लेकिन तस्कर पुलिस को देखकर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। राजगढ़ पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है। राजगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुबह 5 बजे राजगढ़ थाना से हमें फोन, राजगढ़ थाना की पुलिस गौशाला में आई। उन्होंने एक पिकअप बताई जिसमें 6 गोवंश जीवित और 1 गोवंश मृत मिला है, जिनको गौशाला में आज खाली करवा लिया गया। हमारा निवेदन है कि हमारे पास सर्दियों में शेड की व्यवस्था नहीं है और गोवंश बहुत अधिक संख्या में है, तो सर्दियों में जब तक हमारे पास शेड की व्यवस्था ना हो,
कृपया पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि गोवंश जो गाड़ियां पकड़ी जाती है वो किसी अन्यंत्र गौशाला में सब छोड़ी जाए, क्योंकि अपने पास बिल्कुल सीधा नहीं है और गोवंश डूब पाए ये उचित नहीं है। और राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत और आधार सत्यापित 42 लाख से अधिक लाभार्थियों का प्रति माह पूरक पोषाहार सेवा से लाभान्वित किया जा रहा है और 6 माह से 6 वर्ष के बच्चे, गर्भवती धात्री महिलाओं के जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फोर्टिफाइड रेसिपियां उपलब्ध करवाई जा रही है। वितरण में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नए साल में पोषण के वितरण को ओटीपी की ओर से सत्यापित किया जाएगा। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को पूरा करने के लिए जरूरी है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकार की ओर से संचालित योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए और यही हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अब हम नवीनतम तकनीक, सॉफ्टवेयर और सरलीकृत प्रक्रियाओं को भी अपना रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में पिछले 1 वर्ष में राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में एक आंगनबाड़ी केंद्र को सर्व सुविधाजनक आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित करने की स्वीकृति जारी की है। और खबर सीकर से है, जहां शीतकालीन अवकाश के बावजूद भी अजितगढ़ में कई जगह निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। इतना ही नहीं, संचालित हो रहे स्कूलों पर शिक्षा विभाग ने भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा विभाग की अधिकारी सिर्फ कागजों में ही खानापूर्ति करते हैं। और इसी के साथ साथ बता दें कि ठंड के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने कक्षा 1 से 8 तक की छुट्टी घोषित कर दी थी और लेकिन इसके बावजूद भी कई निजी स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान बुधवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें वर्ष के मुबारक मौके पर आस्थाने पर चादर पेश की और बुधवारी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़कर सुनाया। गहलोत ने अपने संदेश में प्रदेश में खुशहाली, अमन, चैन और भाईचारे की दुआ की है। पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर ने बताया है कि सर्किट हाउस से डॉक्टर खानू खान बुधवारी सैकड़ों कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ चादर लेकर दरगाह शरीफ पहुंचे। उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की मजार पर मखमली चादर और अकीदत के फूल पेश किए। इसके बाद दरगाह के खादिम वाहिद हुसैन आगरा ने डॉक्टर खानू खान बुधवारी और आरटीडीसी धर्मेंद्र राठौर सहित अन्य नेताओं की जियारत कराकर उनका दस्तारबंदी की। के 813वें उर्स पे आज हम सब कांग्रेसजन राजस्थान के लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी की चादर लेके हमारे हज कमेटी के चेयरमैन, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानू खान बुधवारी साहब जयपुर से आए हैं। हमारे कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी साहब, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, डॉक्टर गोपाल वाहिती जी, हमारे यहाँ की प्रत्याशी द्रौपदी कुली जी, हमारे देहात के अध्यक्ष हैं जो भूपेंद्र जी राठौड़, रामनारायण जी गुजर पूर्व विधायक, तमाम पार्षदगण, ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्षगण और जितने भी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो सब हम ख्वाजा साहब की दरगाह की जियारत करने जा रहे हैं। खबर बीकानेर से है, जहां 10 जनवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। शहर के रोपिले विरोध में उतर आए हैं और इसी के साथ साथ जो पिछले लंबे समय से ऊंट उत्सव के भाग लेने आए हैं। बता दें कि रोपिले में जसतुलाई स्थित व्यास पार्क में एक बैठक आयोजित कर विरोध की रणनीति बनाई और मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर रोपिलो ने रोष जताया। सभी रोपिलो और मरबन ने बताया कि ऊंट उत्सव के दौरान रोपिलो और मरबनों के बीच होने वाली मिस्टर बीकाना और मिस सरपंच प्रतियोगिता को इस बार बंद कर दिया है, जो कि उचित नहीं है। और अब इसके स्थान पर पारंपरिक वेशभूषा में आए कलाकारों को फैशन शो की तर्ज पर केवल रैंप वॉक को मौका दिया जाएगा। ऐसे में ऊंट उत्सव का कोई औचित्य नहीं है। प्रदेश में होने वाले अनेक उत्सव में रोबिलों का महत्व है और उन्हें मान सम्मान दिया जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।